खुद काम मत करो, अपने पैसों को काम पे लगाओ और पैसों से और पैसे कमाओ। तो इज इट लाइक अब हमें काम करना बंद कर देना चाहिए? देखिए, अगर वो ट्रू होता हम्म। तो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया तो मेरे को तो बिल्कुल काम करने की जरूरत नहीं। रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर। तो ये एक ना बहुत बड़ा गैप आ गया है। बिल्कुल आ गया। तो अगर आप कह रहे हैं कि रिच जो है वो और काम इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी गरीब के घर में लाइट जल सके, तो गरीबी और क्यों बढ़ रही है? गरीबी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मानसिकता गरीब है लोगों की। 60% ऑफ लॉटरी विनर्स गो बैंकरप्ट विद इन 1 ईयर। Because लॉटरी जीत लिया। they don't know how to सुशील use. कुमार सिंह केबीसी 5 करोड़ जीते थे। सर पे पानी डाला था उन्होंने जब वो जीते। बहुत बड़ा एपिसोड, 5 करोड़ रुपए कितने सालों पहले, राइट? हाँ। अगर आप टैक्स भी माइनस कर दो तो भी 3.5 करोड़ रुपए हाथ में आए थे। जी। He was bankrupt within a year. सर, इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आज के दौर में इन्फॉर्मेशन की कोई सीमा नहीं है। आप कहीं से भी कितनी भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, बी इट ऑनलाइन, साइट्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड एवरीवेयर। बट सही इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की है और एक्चुअल में सही है, मतलब देयर इज नो नेगेटिव इम्पैक्ट, वो कहाँ से लेकर आए? अमीर अगर आपको बनना है, रिच आपको बनना है, जी। तो आप इन्वेस्टमेंट्स पे अकेला निर्भर नहीं कर सकते। आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। करेक्ट। योर इनकम हैज टू इंप्रूव। सर, फाइनेंशियल रिसेशन हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाने वाला है। खुद को कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं? देखिए, फाइनेंशियल रिसेशन और ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। नमस्कार एंड वेलकम टू आवर शो युग चरण। आज हम बात करने वाले हैं पैसों की, लेकिन नंबर्स से नहीं, सोच से। क्योंकि आज के युग में प्रॉब्लम अर्निंग की नहीं, डिसीजन मेकिंग की है। और जब हम बात डिसीजन की करते हैं तो एक्सपीरियंस इज व्हाट दैट मैटर्स। नमस्कार, मेरा नाम खुशी अवस्थी है और मैं हूं आज के शो की होस्ट। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं क्लैरिटी की। क्लैरिटी इन चॉइस, क्लैरिटी इन लाइफ, क्लैरिटी इन डिसीजंस। और इस कॉन्वर्सेशन के लिए हमारे पास मौजूद है एक ऐसी पर्सनालिटी जो फाइनेंस को थ्योरी नहीं, रियल लाइफ का एक टूल मानते हैं। He is one of the India's most trusted voices in the business and finance, Economic Times के अंदर 40 under 40 achiever and the founder of Finance by Sanjay, जिन्होंने लाखों लोगों को better finance decision देना सिखाया है। First of all, sir, welcome to Yug Charan. Thank you so much. And we are so thankful for your presence because इतनी achievements के बाद भी you are still choosing platforms जहाँ पर आप जा रहे हैं और लोगों को inspire कर रहे हैं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसे हम बात करें इस फील्ड की, तो हर कोई किसी प्रोफेशन में गोल या एक विजन से आता है। आपका गोल क्या था? देखिए, मेरा गोल था एक्चुअली, मैंने 16 इयर्स जॉब किया। मैंने एमबीए इन फाइनेंस किया था, सीएफए किया जी। और 16 इयर्स जॉब किया। और मैंने देखा कि जितना भी मैंने काम किया, मैंने नोटिस किया कि लोगों की फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग बहुत पुअर है। चाहे वो पर्सनल फाइनेंस के अराउंड हो या फिर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जब मैं कंसल्ट करता था तो उनके बिजनेस फाइनेंस के अराउंड जी। पैसे की समझ लोगों को बहुत कम है। और इंडिया में खासकर लोग चाहते हैं कि बस ओवरनाइट में रिच बन जाऊं, चाहे कोई इन्वेस्टमेंट कर लूं, चाहे कोई बिजनेस कर लूं। वो पैसे को लेके जो उनका रिलेशनशिप है ना, वो बहुत ग्रीड या फियर का है। एक्सट्रीम ग्रीड या एक्सट्रीम फियर का है। करेक्ट। वो एक बैलेंस मेंटेन करना नहीं जानते, रिस्क मैनेजमेंट नहीं समझते हैं, किस तरीके से आपको लाइफ में पैसे को यूज करना चाहिए वो नहीं समझते हैं। तो मुझे लगा कि ये एक स्पेस है जहाँ पे जो मेरी लर्निंग्स रही है इतने सालों की, एक डिसिप्लिन फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग की, एक डिसिप्लिन वे ऑफ लिविंग लाइफ की इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब शायद मैं अगर लोगों को बताऊंगा तो इट मे हेल्प देम इन देयर जर्नी। एंड आई अचीव माई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एट द एज ऑफ 39। तो मतलब उस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपको किसी और के लिए अब काम नहीं करना है। आप काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट किसी और के लिए काम करने का मतलब नेसेसरी नहीं है कि आपको जॉब में सुबह सुबह जाना ही है। You can choose what you want to do. Yes. And I think that's the real meaning of life. Okay. Meaning of life ये नहीं है कि हम 40 साल स्ट्रगल करते रहें क्योंकि हमें किसी और को दिखाने के लिए ईएमआईज भरनी है। जी। तो पॉइंट है कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी है, एक रिच लाइफ जीनी है, तो आपको उसके लिए अपनी मनी मैनेजमेंट करनी पड़ी। पर ये मेरा कोर ऑब्जेक्टिव था जब मैं आया था। सर, जैसा कि आपने बोला कि एक प्रॉब्लम है कि सबको पैसा कमाना है, पर पैसा कमाए कैसे ये अभी भी काफ़ी लोगों को नहीं पता और बहुत सारे ट्रैप्स में फंस जाते हैं इस वजह से। तो आपके अकॉर्डिंग सबसे सेफेस्ट वे क्या है टू अर्न मनी? देखिए, सेफेस्ट वे, देयर आर 2 ways to make money. One is active and one is passive. ओके। एक्टिव इज व्हेन यू डू सर्टेन थिंग्स। तो आप आज सुबह आ गए, आपने अपनी जो है होस्टिंग चालू करी है, तो दिस इज बेसिकली दिस इज योर एक्टिव इनकम, दिस इज योर वर्क। तो वर्क में आपको बेटर होना पड़ता है, स्किल्स को ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है, तो आपकी इनकम तेजी से भी बढ़ सकती है, राइट?
बट जहां पैसिव इनकम की बात आती है वहां आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है। एंड आज के लिए लॉन्ग टर्म, चाहे रिलेशनशिप्स हो चाहे पैसा हो, लोगों के लिए शायद 3 महीना रह गया है। तो 3 महीना 4 महीना वो वर्ड्स आ जाते हैं, नैनो शेप, सिचुएशन शेप, ये शेप वो शेप। मैं सुनता रहता हूँ, मेरे कजन्स भी हैं यंग है, तो मैं उनसे पता करता रहता हूँ ये जेंजी कर क्या रही है, तो बड़ा अजीब लगता है, यू नो। एंड प्रीवियसली बात होती थी कि जब हम किसी की शादी होगी तो 7 जन्म का रिश्ता होगा वो, राइट। वो 7 जन्म का इसलिए फ्रेम कर देते थे, बोले यार ये जन्म तो निकाल ही लेंगे लोग अगर 7 जन्म का बोलेंगे तो। सो बीट रिलेशनशिप्स, बीट यू नो इन्वेस्टमेंट्स, यस, दीज कंपाउंड ओवर टाइम। और वो ओवर टाइम 3 महीना 6 महीना 12 महीना नहीं है, इट्स 10 years, 15 years, 20 years, 30 years, 40 years. And I get amazed that people are ready to do a job for 40 years. बट अगर उनको मैं बोल दूं कि आप सिर्फ 2,000 रुपए पर मंथ 40 साल के लिए डाल दो और उसको भूल जाओ, वो तैयार नहीं है। वो उनको रोज देखना है कि मेरा पैसा ऊपर हो गया, नीचे हो गया, आज मार्केट करेक्ट हो गया, आज डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया, आज इंडिया में क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, उसमें क्या हो गया। ओवरऑल अगर हम समझे तो जो इनकम बनाने का काम है जी, वो एक्टिव का काम है, और पैसिव का काम है वेल्थ को ग्रो करना। सो एक्टिव में आपको एक्टिव होना चाहिए और पैसिव में आपको पैसिव होना चाहिए, यानी एक्टिव में मेहनत ज्यादा होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट करके आपको भूल जाना चाहिए। सर आजकल ना एक लाइन बहुत चल रही है कि खुद काम मत करो, अपने पैसों को काम पे लगाओ और पैसों से और पैसे कमाओ। तो इज इट लाइक अब हमें काम करना बंद कर देना चाहिए, जो हमारे पास एसेट्स हैं उनको काम पे लगाना चाहिए? देखिए, अगर वो ट्रू होता तो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया था, मेरे को तो बिल्कुल काम करने की जरूरत नहीं थी। मेरे फाइनेंशियल एसेट्स आर इनफ टू जनरेट सो मच इनकम दैट आई कैन लिव लाइफ फॉर माई एंटायरिटी। मतलब मेरी जिंदगी निकल जाएगी, मेरे बेटे की भी निकल जाएगी, हमारे विद आवर मनी मैनेजमेंट। अगर वो कुछ पैसे खराब नहीं करता तो विद आवर मनी मैनेजमेंट स्किल्स वी विल बी एबल टू टेक आउट आवर एंटायर लाइफ। वी आर सो वेल प्लान्ड, बट स्टिल आई वर्क। एक आदमी बिना काम किए जी ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। क्या होता है जब हम जॉब कर रहे होते हैं या मेहनत कर रहे होते हैं तो हमें लगता है यार बस इतने पैसे हो, मैं काम ना करूं। वो काम ना करूं ना इज फॉर 5 days, 10 days, 20 days, 30 days। उसके बाद आपको लगता है यार अब क्या करूं, मैंने सब कर लिया। मेरे को था कि चलो मैं 4 दिन की छुट्टी लूंगा, मैंने 1 महीने की छुट्टी ले ली। मेरे को था मैं गोवा पे जाके पढ़ा रहूंगा, मैं पिछले 15 दिन से यहीं पढ़ा हुआ हूं। एवरीथिंग व्हाट आई थॉट आई हैव डन, नाउ व्हाट? सो देयर हैज टू बी सम पर्पस टू लाइफ। तो आप सिर्फ ये सोचो कि मैं फाइनेंशियल एसेट्स से पैसे बनाता रहूंगा, तो व्हाई इज अंबानी वर्किंग, व्हाई इज अडानी वर्किंग, व्हाई आर टाटाज वर्किंग? उनके पास इतना वेल्थ है, इतना मैसिव वेल्थ है कि उनको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब मेरे जैसा व्यक्ति बोल सकता है कि मेरे को कुछ करने की जरूरत, तो वो तो कहां बैठे हैं? दे डोंट वर्क टू क्रिएट मनी, दे वर्क टू क्रिएट इम्पैक्ट। दे हैव सम पर्पस इन लाइफ। अगर आज हमारे देश को पावर की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, घर घर में एक छोटे गांव के किसी घर में बल्ब जले ताकि वहां बच्चा पढ़ पाए, उसके लिए ये बिलियनर्स, ये लोग मेहनत करते हैं। उनको कोई जरूरत नहीं है, आज किसी बिलियनर को कोई जरूरत नहीं है मेहनत करने की। दे हैव इनफ एंड मोर फॉर देयर, पता नहीं कितनी पीढ़ी है। तो आपको ये नहीं सोच रखनी है कि मेरे पास फाइनेंशियल एसेट होंगे तो मैं काम नहीं करूंगा। आपको ये सोच रखनी है मेरे पास अच्छे फाइनेंशियल एसेट्स होंगे तो मैं अपने मन का काम करूंगा जो मुझे सही लगता है, एंड विच आई स्टार्टेड डूइंग वंस आई फिनिश्ड had this financial independence. I left my job and I started doing what I loved, which was teaching. You just said कि people are getting more work to make an impact. They have a purpose. But it is oftenly said that rich are getting richer and poor are getting poorer. तो ये एक ना बहुत बड़ा गैप आ गया। बिल्कुल आ गया। एंड जो सफर कर रहा है वो मिडिल क्लास है। तो अगर आप कह रहे हैं कि रिच जो है वो और काम इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी गरीब के घर में लाइट जल सके, तो गरीबी और क्यों बढ़ रही है? गरीबी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मानसिकता गरीब है लोगों की। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, एंड रिच विल गेट रिचर। एक बार बिल गेट्स ने ये बात बोली थी कि आप एक काम करो जी, कि दुनिया की जितनी वेल्थ है, एवरीबडी नोज टॉप 1% कंट्रोल्स ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ द वेल्थ इन द वर्ल्ड। जी, ठीक है, टॉप 5% तक तो 80% वेल्थ आ जाती है। तो बिल गेट्स ने कहा एक काम कर लो, आप जितने लोग हैं दुनिया में, 840 करोड़ है ना, हम सबके पैसे इकट्ठे कर लो, सबके, और इक्वल कर दो, डिवाइड बाय 840 करोड़ कर दो। ओके, अब सबके हिस्से में इक्वल अमाउंट आएगा। बिल गेट्स के हिस्से में भी वही आएगा, आपके हिस्से में भी वही आएगा, मेरे हिस्से में भी। 10 साल बाद बिल गेट्स फिर से बिल गेट्स होगा और जो गरीब था वो फिर से गरीब होगा। उसका मैं एक और आपको बहुत इंटरेस्टिंग वो देता हूँ, एनालॉजी देता हूँ। इफ यू लुक एट लॉटरी विनर्स, 60% ऑफ लॉटरी विनर्स गो बैंकरप्ट विद इन 1 year। because लॉटरी they don't know how सुशील to कुमार use. सिंह केबीसी 5 करोड़ जीते थे, सर पे पानी डाला था उन्होंने,
जब वो जीते, बहुत बड़ा एपिसोड, 5 करोड़ रुपए कितने सालों पहले, राइट? हाँ अगर आप टैक्स भी माइनस कर दो तो भी 3.5 करोड़ रुपए हाथ में आए थे उनके। जी। ही वॉज बैंकरप्ट विद इन अ ईयर। क्यों? रीजन? क्योंकि पैसा मैनेज करना नहीं जानते। इट्स नॉट अबाउट ओनली मेकिंग मनी, इट्स अबाउट मैनेजिंग मनी। तो आपको पैसा कमाने के साथ साथ पैसे को मैनेज करना सीखना आना चाहिए। जी। आपका अगर माइंडसेट है कि मेरे पास सब 3.5 करोड़ रुपए आ गए, अब मैं ऐसा कुछ करूं कि ये 350 करोड़ हो जाए, तो आपके सारे पैसे माइनस हो जाएंगे। पर आप ये सोचो कि यार ये 3.5 करोड़ रुपए आ गए, ये मेरी वेल्थ प्रिजर्व होनी चाहिए और साथ में ग्रो भी करती रहनी चाहिए, तो आपका पैसा ग्रो करेगा। जी। सो दैट इज वाई लॉटरी विनर्स आर नॉट एबल टू रिटेन मनी, बिकॉज उनको मैनेज करना आता ही नहीं। जिस आदमी ने आज तक 10,000 नहीं मैनेज किया, उसको आप 3.5 करोड़ दे दोगे मैनेज करने के लिए, 5 करोड़ दे दोगे, 10 करोड़ दे दोगे, वो कैसे कर पाए? And that's why you need to start, and our education the system has to teach people to manage money. ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा फ्लॉ है जी। कि हमारे यहाँ बच्चों को नहीं सिखाया जाता कि पैसे कैसे मैनेज करने, बजटिंग क्या होती है, आरओआई क्या होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। आज मेरा बेटा मुझसे मांगता है तो उसको आरओआई जस्टिफाई करनी पड़ती है उस चीज की कि क्यों चाहिए उसको। ऐसा नहीं है मैं खरीद के नहीं दे सकता, हाँ, बट वो लाड नहीं है कि नहीं बेटा जो तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। You have to justify why do you need this. Yes. If he has to buy something which is important to him, he has to sacrifice for 3 months on his pocket money कि मैं अपने पॉकेट मनी से कुछ और नहीं करूंगा, तब मैं इतना सेव कर पाऊंगा कि कुछ मेरे पैसे डालूंगा, पापा से कुछ लूंगा और मैं डालूंगा। मैं उसको चाहता हूँ वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखे। So you are creating another Sanjay in home. I have to try to do that. तो मैं दुनिया को प्रीच करूँ और मेरा ही बेटा थोड़ा ऐसा निकले तो it will not be right. So I do all of those things. But when we also understand when it is required, that thing has to be there. अगर उसको कोई चीज करनी है लाइफ में, अचीव करनी है और उसके लिए कोई इसको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो वो कितने का भी हो वो चाहिए। करेक्ट। पर वो जस्टिफाई होना चाहिए कि मैं क्यों ले रहा हूं, मैं उससे क्या बेटर करने वाला हूं, मैं क्या इंप्रूव करने वाला हूं। लाइक ही इज अ गेमर जी, ऑनलाइन प्रोफेशनल गेमिंग करता है, उसका कीबोर्ड जो है वो 25,000 रुपए का आता है। ओके। और कीबोर्ड का हैंडरेस्ट जो है जहां पे हाथ रखते हैं वो 2,500 रुपए का आता है। खुशी, आज तक मैंने अपने जीवन में 250 रुपए का कीबोर्ड नहीं खरीदा है, 250 रुपए का कीबोर्ड नहीं खरीदा है। एंड हिज टोटल सेट इज ऑलमोस्ट 27,000-28,000 रुपीज। यस। बट उसको चाहिए बिकॉज that's how his game improves. So at the end of the day we will invest, but there has to be certain ROI. ये 2-3 चीजें अगर आज पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाना चालू करते, बजटिंग, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से बात करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे दे विल लर्न हाउ टू मैनेज मनी। करेक्ट। सर, इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आज के दौर में इन्फॉर्मेशन की कोई सीमा नहीं है। आप कहीं से भी कितनी भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, बी इट ऑनलाइन, साइट्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड एवरीवेयर। बट सही इंफॉर्मेशन जो आपके काम की है और एक्चुअल में सही है, मतलब देयर इज नो नेगेटिव इम्पैक्ट, वो कहाँ से लेकर आए हम? आई थिंक हम ना क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहे हैं। जी। दिस इज सेकंड क्वेश्चन, दिस इज नॉट द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, आपका गोल क्या है। लोग स्टार्ट गोल से नहीं करते हैं, they don't start from the goal. And I'll give you a very simple example. When you get out of your house, you have to go somewhere. What is the first step you do? Book a cab. Okay, book a cab के लिए क्या steps होते हैं? Open the app and okay, put the location. That's it. So when you get out of your house, you put a location. Yes. What is that location? That's your goal. कि आपको मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को नोएडा जाना था आज। जी। सुबह सबसे पहले आपका हैबिट है ये। तो लाइफ का हैबिट क्यों नहीं है? लाइफ में क्यों आप सुबह उठ के नहीं सोचते कि आज का मेरा गोल क्या है, या फिर मेरा इस महीने का गोल क्या है, या मैंने इस साल का गोल क्या रखा है और आज मेरे को क्या एक्टिविटी करनी है? व्हाई इज योर लाइफ वॉन्डरिंग? एंड दैट्स द बिगेस्ट रीजन व्हाई पीपल गेट ड्राउन्ड इन द ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यस। ठीक है, अगर आपको आपका ऑब्जेक्टिव और गोल क्लियर होगा तो आपको ऑटोमेटिकली राइट इंफॉर्मेशन मिलेगी। जी। योर माइंड विल ऑटोमेटिकली डिलीट व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड एक्सेप्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड। योर माइंड इज वेरी पावरफुल। बट इफ यू डोंट गिव इट एन इंस्ट्रक्शन कि दिस इज माई गोल, जी, ठीक है, या उसके साथ आप एक एंकर नहीं रखते, जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एंकर क्या होता है, मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। अभी आप खो गए, माइंड इज वेरी वॉन्डरिंग ना, तो बंदर है, इधर उधर चला जाता है। आप कुछ कर रहे हो, सडनली योर माइंड इज वॉन्डरिंग, हाउ डू यू गेट इट बैक? बहुत मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है, चला ही जाता है, वो बहुत दूर चला जाता है। सो यू शुड हैव एंकर्स, लाइक यू शुड क्लिक, से आई एम बैक। तो जब आप ये सब करते हो ना, तो आप अपने आप को प्रेजेंट में लाते हो। yes. So first thing is you have to set your goal. Second thing is you have to be in the present. Yes. And then you have to think of finding the right information
which gets you to your goal. And every time you have to ask, is this helping me achieve my goal? You will answer it. आपको किसी और की जरूरत नहीं है इसके लिए. पर अगर आप क्या कहते हैं एमलेसली और डिल्यूजनली आप इंटरनेट पे जा रहे हो, तो टुडे तो इंफॉर्मेशन इज सिंपलेस्ट पॉसिबल बिकॉज ऑफ एआई. आप कुछ भी डालो आपको चैट जीपीटी दे देगा, बट आपको कुछ भी डालो थोड़ी करना है. आपको जीपीएस में मैप में डालना है लोकेशन क्या है. पुट योर लोकेशन, यू विल गेट द राइट इंफॉर्मेशन. सर आजकल ना साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है. तो आप कितना ही कमा लो और कितना ही सेविंग कर लो, इन्वेस्ट कर लो, बैंक में रख लो, चुटकी लगती है वो सब उड़ने में अगर साइबर क्राइम हो जाए. और लोग एक तरीके से टेररिस्ट भी कह सकते हैं, वहां पर जो है साइबर अटैक्स भी हो रहे हैं. अपने पैसे को कैसे बचाएं ऐसे? एक सबसे बड़ा रीजन आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है जी, क्योंकि आप लालची हो. आप लालची हो, आप मतलब जिसके साथ भी हो रहा है वो व्यक्ति लालची है. उसकी मानसिकता पुअर माइंडसेट का है. क्योंकि कोई व्यक्ति उसको आके बोलता है भाई सुन 5,000 रुपए दे, तेरे को 21 दिन में डबल 10,000 रुपए मैं करके दे देता हूँ. लक्ष्मी चिट फंड. लक्ष्मी चिट फंड हो गया उसका भी. तो भाई ये अगर आपकी यू आर गलिबल. यस, इफ यू आर गलिबल, यहां तो दुनिया बैठी है. मैं ये नहीं कह रहा क्राइम करना सही है, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, बट अपने आप को बचाना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. करेक्ट. तो आपको अगर कोई ऐसी चीज मिल रही है जो आपको टू गुड टू बी ट्रू लग रही है, तो डोंट गेट इनटू इट ना. व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू इट? जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल होती है, तो आपको क्यों, मतलब इसका मतलब ये नहीं, आई एम नथिंग अगेंस्ट फीमेल, सॉरी, आई होप यू डोंट माइंड, बट माय पॉइंट वाज दैट इफ यू फाइंड समथिंग व्हिच इज टू गुड टू बी ट्रू, क्या जंगल में कोई सुंदर लड़की दिख सकती है क्या आपको? तो देयर इज अ विच हु इज हॉन्टिंग यू कि जा जब तेरे को यू नो अंदर करती हूं मैं, अभी तेरे मतलब तेरे पैसे अंदर करती हूं. दैट्स व्हाट स्कैमर्स आर डूइंग. यस. So you have to, it is your greed which you have to manage. Second, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता. अगर आप मात्र आधा एक घंटा दे दो और आज का गोल बना लो कि मैं जानना चाहता हूं क्या क्या प्रकार के साइबर क्राइम्स होते हैं. जी, ओटीपी साइबर क्राइम हो रहा है, क्लिकर लिंक साइबर क्राइम हो रहा है, ये वाला हो रहा है, ग्रीड फियर वाला हो रहा है कि भाई जल्दी जल्दी पैसे बना लो. तो आप चेक कर लो, उसके अगेंस्ट अपने रिक्विजिट जो है बचाव कर लो. हर चीज को ओपन करने की जरूरत नहीं है आपको फोन पे. हर मैसेज को रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको. हर क्लिक पे क्लिक करने की जरूरत नहीं. हमारे को इतने मैसेजेस आते हैं ईमेल पे कि फेसबुक ने आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, क्लिक दिस फिल योर डिटेल्स. हमें पता अरे हमारे को क्यों ब्रांड. अब आप सोचो कि मेरे को लगा अरे वायर में इतना बड़ा हो गया कि फेसबुक ने मेरे को ब्रांड एम्बेसडर, देन इट्स रॉन्ग. मतलब मैं ये सोचने लग जाऊं तो गलत है. इस तरीके से फेसबुक मुझे लिखेगा कि मैंने आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, अगर बनाया भी होगा तो ठीक है. क्या वो ब्रांड एम्बेसडर बनाता है? नहीं बनाता. तो 3 क्वेश्चंस पूछ लो ना कोई चीज करने से पहले. कि ये एक बार वो बीच पे बहुत बड़ा स्कैम चला था कि भाई आपके कोई मेरे एक अंकल हैं, वो $500 मिलियन छोड़ के गए हैं जी, और मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, तो मैं आपको सिलेक्ट किया है कि आपका बैंक अकाउंट है और मैं आपके साथ काम करूंगा, बस आप मुझे 2 लाख रुपए भेज दीजिए ताकि मैं वो विल ओपन करा सकूं, ताकि आपके अकाउंट में पैसा आ सके. यार कौन सा अंकल, किसका अंकल? कोई रैंडम ईमेल आ गया आपको और आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, तो देन इट इज योर फॉल्ट. फिर तो आप बनता है आपके साथ स्कैम होना. इवन माई ग्रैंडफादर तो वो मुझे ना हर थोड़ी देर में कोई ना कोई स्क्रीनशॉट भेजते हैं, ये क्या है, ये क्या है. तो मैं कहती हूँ कुछ नहीं है, छोड़ दो. क्योंकि हर चीज़ को अगर आप गौर फरमाओगे और उसको क्लिक कर दिया तो आपकी तो जिंदगी भर की. बिल्कुल. एक ही सेकंड लगता है साफ होने को पैसा. और ज्यादातर ये होता है सीनियर लोगों के साथ. जी, सीनियर लोगों को तो फोन बंद ही कर देना चाहिए. उनको बैंक वाला जो नंबर है ना वो अलग कर देना चाहिए. और उसको वो गंदा सा पुराना सा फोन होता है ना जिसमें कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, है ना, वो सिर्फ एसएमएस ही आ सकता है और एक फोन ही हो सकता है. वो वाले फोन पे सारे आपको फोन नंबर्स शिफ्ट कर देने चाहिए अपने बैंक के, ताकि आपके पास ये पंगा ही ना हो, कोई किसी तरह का लिंक क्लिक हो ही ना. संजय सर, डू यू थिंक दैट एजुकेशन सिस्टम शुड ब्रिंग सब्जेक्ट्स लाइक फाइनेंस? क्योंकि हम 12th तक पढ़ते हैं कॉस थीटा साइन थीटा, और अब हम प्रोफेशनली तो उसको यूज़ में नहीं ले रहे हैं. बट अगर हम ये चीज़ें अपने बचपन से कह सकते हैं और एकेडमिक्स में अपनाएं, तो डू यू थिंक दैट देयर विल बी चेंज इन सोसाइटी? देखिए, आपने जैसे पहले तो कॉस थीटा साइन थीटा की बात करी, मैं उस एग्जांपल को लेता हूँ. सी, एनी थियोरी व्हिच इज टॉट टू अस हैज अ प्रैक्टिकल यूज. ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा का बहुत बड़ा प्रैक्टिकल यूज है, स्पेशली फॉर इंजीनियर्स एंड people who are in physics. Yes. There's a very big use for that. The problem is we were never taught the use. We were only taught कि याद कर
tan Yeah. theta is equal to sin theta plus divided by cos theta. Yes. ठीक है, या sin theta is equal sin 90 is equal to 1, cos 90 is equal to 0. Now this was taught to us in this way. बट अगर हमारे को राइट तरीके से सिखाया जाता है, बहुत अच्छी मूवी आई थी स्पेशल 30, Yes. जो ऋतिक रोशन की थी, तो उसमें वो बताता है ना कि आपको अटैक करना है तो इस एंगल से आपको करना होगा, तो वो एक्चुअली यूज केस की तरह सिखाता है उसको. तो जब कोई चीज यूज केस की तरह सीखी जाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू पता चलती है. हैविंग सेड दैट, आई थिंक 2-3 things should be made very compulsory in education today. First is finance, basics of finance. Yes. जैसे मैंने बताया बजटिंग, ROI क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, पिगी बैंकिंग क्या होती है, सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, पैन नंबर क्या होता है, आधार नंबर क्या होता है, बच्चों को पता होना चाहिए जी. सेकेंड चीज है यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सी, humans will evolve and AI is one of the biggest evolvement in the history of humans. Yes. पर अगर आप बच्चों को बोलो कि नहीं आप AI बिल्कुल यूज ही नहीं करोगे तो वो टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाएंगे. आज चाइना के बच्चे AI डेवलप करना चालू कर चुके हैं और Yes. हमारे बच्चों को AI के बारे में पता भी नहीं. आई डोंट नो व्हाई वी आर सो अफ्रेड ऑफ यूजिंग AI. तो AI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड इज माइंडफुलनेस, योगा, ये सब सिखाना चाहिए. Correct. कि हाउ डू यू लिव इन द प्रेजेंट, हाउ डू यू बिकम माइंडफुल ऑफ थिंग्स, आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपके डेली रूटीन्स क्या होते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा लैक करने लग गया है जी. बच्चों. आई थिंक दीज 3 things, अपार्ट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, साइंस, इंग्लिश, ये सब तो चलता ही रहेगा, बट दीज 3 things आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्कूल्स विच विल फोकस ऑन दीज 3 things would be, I would say, doing better service to the society than schools which are only focusing On on a academics. pure academics. Game, sports तो सब लोग ही करवा रहे हैं. ये 3 चीजें जो करवाएगा, I think that will be a very big differentiator. सर आजकल ना लोग एक सेफ्टी के पीछे भागते हैं, सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जिसके लिए FD, SIPs थोड़ा थोड़ा अपनी कमाई से निकाल के सेव करते रहते हैं ताकि एक टाइम जब हो और अमाउंट हो तो वो यूज़ कर सके. बट आपको क्या लगता है कि पूरी ज़िंदगी आप एक इन्वेस्टमेंट में लगाते हो और वो एंड में इतना सा आपके पास हाथ में होता है. सो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड में इतना सा नहीं होता, काफी हो जाता है अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो. जी. एंड सी, इन्वेस्टमेंट्स, खासकर जो मिडिल क्लास है इंडिया, उसके पास क्या विकल्प है? हाउ डज इट मेक मनी? इफ यू लुक एट EPF, तो EPF एक फोर्स सेविंग होती है. अभी मैंने एक हमारे क्लाइंट का देखा, EPF रिटायर्ड हिज EPF टुडे इज 2.7 crores. अच्छा करियर था, सैलरी बढ़ती गई, बेसिक अमाउंट बढ़ता गया, EPF का कंट्रीब्यूशन बढ़ता गया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये पैसा जाता गया जाएगा. आज 2.7 crore सिर्फ EPF से. अब आप सोचो, एक आदमी रिटायर हुआ 60 की एज में आज के दिन और उसके पास 2.7 crore रुपीस का एक कॉर्पस है, तो उसके क्या, उस पर कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है. अज्यूमिंग ही हैज ऑलरेडी फिनिश्ड ऑल हिज लाइफ गोल्स. बच्चे पढ़ गए, बच्चों ने शादी कर ली, he's independent, he and his wife are living. Yes. They have a life insurance, they have a health insurance. Apart from that, they have this 2.7 crores in EPF. Apart from that, they have a home. Apart from that, they have some savings in FD and gold. So it gives you a good cushion. देखिए, investments जो हैं वो आपको आपकी लाइफ ठीक से जीने के लिए पर्याप्त कर देती हैं. अमीर अगर आपको बनना है, रिच आपको बनना है, जी. तो आप इन्वेस्टमेंट्स पे अकेला निर्भर नहीं कर सकते. आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है. Correct. Your income has to improve. If somebody is making 50,000 a month, he or she will be able to invest 20,000 at best. वो भी बड़ी मुश्किल से. If somebody is making 2 lakh rupees a month, तो आराम से 50,000, 70,000, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं. Correct. तो जब आपका बेस बड़ा हो जाता है इनकम का, तो ऑटोमेटिकली आपकी सेविंग्स बढ़ती है, ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लेवल बढ़ते हैं, ऑटोमेटिकली आपका फाइनल कॉर्पस बढ़ता है. It is all actually linked to your active income. It is not majorly linked कि आप पैसिवली क्या. पैसिवली आप उतना कमा लोगे जितना आप घर खर्च निकाल लोगे और एक सेफ्टी नेट आपको मिल जाएगा. So don't look at investments to make you super rich. Investments are there to help you achieve your goals. Basis your salary. अब आप सोचो, आपकी सैलरी 30,000 है और आप बोलो कि मेरे पास 10 साल में 10 करोड़ का कॉर्पस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए. हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब ये बात ही गलत है, ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है. आप ये जरूर कह सकते हो कि मैं 30,000 की इनकम को अगले 5 साल में आई विल गेट इट टू 2 लाख रुपीस. Yes.
and then I will contribute more, and I want after that within 10 years I want 2-3 crore rupees, 4 crore rupees as my goals. Yes. तो ये फिर भी लॉजिकल लगती है बात. तो 3 ही चीजें हैं. आपको कितना पैसा डालते हो, वो कितना रिटर्न्स कमाता है, कितनी देर के लिए कमाता है, इससे आपका फाइनल नंबर डिसाइड होता है. ठीक है. अगर आपको कम समय में ज्यादा पैसा चाहिए तो आपको ज्यादा निवेश करना पड़ेगा जी. ठीक है. अगर आपके पास ज्यादा निवेश करने के लिए नहीं है तो आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा. अब इसके बस ये है. अब इस पे आप ये सोचो कि मैं समय भी कम लग जाए, मेरा पैसा भी कम लगे, कोई ऐसी लक्ष्मी चिट्स कम की मिल जाए, जो फंड मिल जाए जो मेरे को महीने का 2%, 5%, 10%, दैट्स नॉट पॉसिबल. सस्टेनेबली दैट्स नॉट पॉसिबल. डू यू बिलीव कि बिटकॉइन या शेयर मार्केट हेल्प्स यू अर्न मोर? नो, नथिंग हेल्प्स यू अर्न मोर. दीज आर एसेट क्लासेस व्हाट यू आर टॉकिंग. आप जब इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आपको पर्टिकुलर एक एसेट क्लास में आप निवेश करते हो. एसेट क्लास क्या हो गया? स्टॉक्स हो गए, ईटीएफ्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बिटकॉइन हो गया, रियल एस्टेट हो गया. ये सारे आपके एसेट क्लासेस हैं. ये आपका बूफे लगा हुआ है. अब आपको अपनी थाली भरनी है कि आपको कैसा क्या करना है उसमें. ठीक है. तो दीज आर एसेट क्लासेस एंड दे आर यूज्ड फॉर सर्टेन गोल्स. अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 3 साल बाद पैसे चाहिए, आपने कुछ निवेश करना चालू किया और 3 साल बाद पैसे चाहिए, और आपने बिटकॉइन में पैसा लगा दिया, और 3 साल के अंदर बिटकॉइन 30% क्रैश कर गया, तो क्या करोगे? और वो हुआ भी रिसेंटली, देख लीजिए. $1,25,000 से बिटकॉइन $88,000 आ. बट बिटकॉइन एज एन एसेट क्लास इज नॉट टू बी इन्वेस्टेड इफ योर होराइजन इज लेस देन 10 years. अगर आपको 10 साल से पहले अपना पैसा चाहिए, निवेश करके पैसा 10 साल से पहले चाहिए, तो बिटकॉइन तो एसेट क्लास है ही नहीं आपके लिए. इट्स नॉट फॉर यू. देन इट इज ओनली फॉर पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट अबव 10 years. बिकॉज इट्स अ वॉलेटाइल एसेट क्लास. ये तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगा. अब आप बोलो नहीं यार, वो तो पिछले साल उसने 30% रिटर्न दिया, वो एक साल था, उसके पहले 2021 में वो 80% क्रैश भी किया है. करेक्ट. तो आपको चीजों को होलिस्टिकली देखना पड़ता है. एसेट एलोकेशन को, पोर्टफोलियो क्रिएशन को होलिस्टिकली देखना पड़ता है. ये वन चीज देख के आप अगर बोलो नहीं यही चीज है और इससे मेरा ये काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होता. आप जो बात कर रहे हो ट्रेडिंग की, क्या मैं बिटकॉइन में ट्रेड कर लूं, मैं खरीद के कल बेच दूं, पैसा नहीं बनेगा. इम्पॉसिबल. वेरी डिफिकल्ट. सर, डॉलर की वैल्यू दिन पर दिन बढ़ती जा रही है एंड इंडियन मार्केट इज सफरिंग. बात करें इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की, टैरिफ्स लग चुके हैं. तो आपको क्या लगता है इंडियन मार्केट को इस टाइम पे क्या लाठी पकड़नी चाहिए अपने आप को बचाने के लिए? डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट्स. इंडिया की जो ऑडियंस है 140 करोड़ लोग जी, जिनका रोज जिनको खाना खाना है, रोज जिनको पानी पीना है, रोज उनको घर चाहिए, उनको सामान चाहिए, उनको गाड़ियां चाहिए. आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ जी. इंडिया की आबादी 140 करोड़ है. इंडिया में कमर्शियल व्हीकल्स कितने हैं, गाड़ियां? हर घर में एक तो है ही. तो कितने घर है? 30 करोड़ घर है. तो आपके हिसाब से 30 करोड़ गाड़ियां होनी चाहिए थी. जी. 2.5 करोड़ गाड़ी है. ओनली 2.5 करोड़ कार्स. और यूएस में 14 करोड़ गाड़ी है, जबकि वहां की पॉपुलेशन 30 करोड़ है. क्योंकि इंडिया में कार खरीदना आज भी लग्जरी माना जाता है. एब्सोल्युटली. एंड तो आपको क्या लगता है अगले 10 साल में जब इंडिया की आमदनी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगा, तो गाड़ियों की सेल नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी. बिल्कुल बढ़ेगी. और आज यही हालत हो रही है. जैसे जीएसटी कम हुआ तो गाड़ियों की सेल बम्पर हो गई. इंडिया जस्ट नीड्स फ्यू ट्रिगर्स इन द बजट. जैसे एक एक चीज अगर गवर्नमेंट अच्छी करती है, जैसे 12 लाख तक का टैक्स फ्री कर दिया पिछले साल, अब इस साल देखो क्या गिफ्ट मिलता है, पर 12 लाख का टैक्स फ्री कर दिया, तो दैट गिव अ वेरी बिग बूस्ट. जो एम्प्लॉइज 12 लाख से कम कमा रहे थे वो बड़े खुश हो गए कि यार चलो अब ये हेडेक खत्म हो गया इनकम टैक्स का. ठीक है. देन यू जैसे जीएसटी रिड्यूस हुआ तो आपने कंजम्पशन में मैसिव इंप्रूवमेंट देखा, खासकर व्हाइट गुड्स में, कार्स में. तो इंडिया विल कंज्यूम. और जो जेनजी है, आने वाली जनरेशन है, वो सेविंग्स को उतना फोकस नहीं कर रहे हैं जी. वो कह रहे हैं एक्सपीरियंसेस. टुडे पर्सनल लोन्स की कैटेगरी में सबसे बड़ा लोन पता है किस बात का लिया जा रहा है? ट्रैवल करने का, कॉन्सर्ट्स पे जाने का. तो ये चीज के लिए आज सबसे ज्यादा जो है जेनजी पैसा खर्च कर रहा है, बिकॉज दे बिलीव दैट वी आर लिविंग इन टुडे एंड वी वांट टू एंजॉय टुडे. दे आर रेडी टू पे ईएमआई. अब गुड और बैड दैट्स अ सेपरेट थिंग, but that's the consumption pattern which has started happening. I was with there's a guy called Devansh Jain. Okay. He's the founder of a company called Culture Circle. Culture Circle. हाँ, ये लोग high end sneakers, perfumes और ये सब बेचते हैं. Okay. तो we were just talking and he said, Sanjay bhai, you know how many of my purchases on my platform happen through
EMIs, बाय नाउ पे लेटर। जी। तो मैंने उससे पूछा आपका एज ग्रुप क्या है, तो उसने बोला मेरा मेजर एज ग्रुप है 20 to 35। तो मैंने उसको कहा 40 to 50% ऑफ योर परचेजेस वुड बी बाय नाउ पे लेटर, एंड आई वाज राइट। आप सोचो लोग 15,000 20,000 का जूता स्नीकर जो है वो EMI पे ले रहे हैं। तो अब ये गुड और बैड पे हम चर्चा नहीं करते, ठीक है, पर चर्चा ये है कि इंडिया वांट्स टू कंज्यूम, एंड टिल द टाइम इंडिया वांट्स टू कंज्यूम, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हम आत्मनिर्भर बन ही जाएंगे। तो हम एज अ कंट्री वी शुड फोकस ऑन टू थिंग्स, इंप्रूविंग आवर डोमेस्टिक कंजम्पशन वेरी हेवीली, जी। ताकि हर घर कंज्यूम करे, और सेकंड इज एक्सपोर्ट्स, कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी जो कंपनीज हैं वो इतनी स्ट्रांग हो जाए, उनके प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हो जाएं, इंसेंटिव्स इतने सॉलिड हो कि हम एक्सपोर्ट कर पाए। चाइना एक्सपोर्ट्स अराउंड अबाउट 4 ट्रिलियन to 5 ट्रिलियन डॉलर्स एवरी ईयर, मतलब उनका एक्सपोर्ट 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर्स का है। इंडिया का एक्सपोर्ट 800 बिलियन डॉलर का है, विच इज 20% ऑफ चाइना। तो अभी गैप बहुत बड़ा है, विच इज एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो फॉर अस, एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी गंगो अबाउट इंडियन इकोनॉमी। मेरे को लगता है ये अच्छी जा सकती है अगर थोड़ा सा राइट तरीके से कंजम्पशन को ड्राइव किया जाए। सर इंडियन मार्केट खुद भी तो इंटरनेशनल ब्रांड्स के पीछे भाग रही है, मतलब बर्गर भी खाना है तो मैकडी में जाएंगे, और मतलब क्या ऐसा है कि मतलब वो लोग ज़्यादा क्रेडिबल हैं, ज़्यादा बेटर क्वालिटी दे रहे हैं, या फिर देयर इज समथिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन? आई थिंक दिस ट्रेंड्स आर शिफ्टिंग वेरी हेवीली। आई सी व्हेन आई गो टू Bangalore, I see people now focusing more on eating at Rameshwaram Cafe or these kind of places, Bene Dosas। मैं नोटिस कर रहा हूँ लोग अब शिफ्ट कर रहे हैं ये बर्गर कल्चर और ये सब से काफ़ी अवे मूव कर रहे हैं जी। और मुझे लगता है इंडियन ब्रांड्स विल कैपिटलाइज ऑन दीज थिंग्स, एंड स्लोली स्लोली वी, जैसे अभी कैंपा आ गया वापस जी, पहले कोक और पेप्सी का एकदम दम था उधर, बट नाउ कमिंग बैक ऑफ कैंपा इज अ बिग मैसेज फॉर इंडिया कि भाई हम भी अपना जो है एरेटेड ड्रिंक्स बना सकते हैं। अगर क्या है, क्या मतलब सोडा में कलर ही तो डालना है, तो हम भी कर सकते हैं, यू नो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। टूथपेस्ट था तो इट यू देन हैड सो मेनी इंडियन टूथपेस्ट ब्रांड्स, यू हैड पतंजलि कमिंग अप। तो आज अगर देखो तो 15-20 हजार करोड़ की पतंजलि का भी सेल्स है, whereas HUL is having a sales of 50,000 crores। तो अब आप सोचिए 15,000 करोड़ अगर पतंजलि नहीं होता तो वो 15,000 में से 7-8 हजार करोड़ की सेल तो HUL की होती जी। तो आज यूनिलीवर का एटलीस्ट उन्होंने 10% मार्केट तो धीरे धीरे कम किया है। बहुत सारे D2C ब्रांड्स आ गए इंडिया के जो आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं जी। ठीक है, आजकल हमारे जितने पुरानी चीजें थी मोरिंगा, हल्दी, इनको सेक्सी बना के प्रेजेंट किया जा रहा है कि यार किसी ड्रिंक में डाल दिया, किसी बार में डाल दिया, चॉकलेट बार में डाल दिया। तो ये जो तरीका है कि हमारे ही देश की चीजों को हमारी जेंजी को या हमें खिलाने के लिए उसकी पैकेजिंग बेटर की जा रही है जी। आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड फैसिनेटिंग बनाया। सी हमें ना गुलामी की आदत थी, 1947 तक हम फिजिकल गुलाम थे, फिर हम मेंटल गुलाम रह गए उनके कि भाई अब दे आर बेटर देन अस, बट आई थिंक दोज थिंग्स आर नाउ फिजलिंग आउट। हम देख रहे हैं वेस्ट का कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है, वहां पे क्या इस टाइम पे सिचुएशन है, चाहे वो यूके ले लो, यूएस ले लो, कोई भी कंट्री, यूरोप पूरा ले लो। तो अब जो गोरे हम पे राज करते थे, अब हमारे को समझ आ रहा है उनकी खुद की हालत बहुत पिसड्डी है, वो तो अब हम पे निर्भर करेंगे। अभी यूरोप वाली मैडम बोल रही हैं कि मैं जा रही हूँ इंडिया और मैं सदी का सबसे ऐतिहासिक ट्रेड डील साइन करके आऊंगी। अब वो इंडिया को पार्टनर करना चाहते हैं क्योंकि पता है उनको इतनी बड़ी मार्केट और कहीं नहीं मिलेगी। करेक्ट। और इंडिया इस टाइम अपने टर्म्स डिक्टेट कर रहा है कि हम इस तरीके से काम करेंगे। और देखो हम पुष्पा बने हुए हैं ट्रम्प के सामने, मैं झुकेगा नहीं। वी आर नॉट बेंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, वी आर नॉट लाइक अदर कंट्रीज। नहीं कर लो, वी आर ऑन आवर टर्म्स, आराम से करेंगे, शांति से करेंगे, कोई चक्कर नहीं है। So all these things are very good for our country, very good for our country for long term growth. So Chinese products are often criticized because of their value and the quality, कि Chinese माला चलता नहीं है। बट अभी कुछ टाइम पहले ना सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड किया कि चाइना के मार्केट ने एक्सपोज किया कि जितने भी हम बड़े बड़े ब्रांड्स के पीछे भाग रहे हैं, अर्मस हो गया, ये सब वहीं से बन रहे हैं, एंड इट इज़ जस्ट द लोगो दैट इज मेकिंग इट्स वैल्यू मोर। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? I think somebody who thinks China produces only low-cost goods has never been to China. मैं लोगों को कहता हूँ अगर आपको अपनी औकात देखनी है खुद की जी, तो आप दुबई चले जाओ, आपको पता चलेगा क्या होती है वहां पे रिच लाइफ का क्या मतलब है। और अगर आपको हमारे देश की औकात देखनी है तो एक बार के लिए चाइना चले जाओ। आई थिंक एवरीबडी शुड मेक एन एकेडमिक ट्रिप टू चाइना वंस इन देयर लाइफ एंड अर्लीस्ट पॉसिबल। मतलब यूरोप छोड़ो, एक बार के लिए घूमना फिरना, एक बार जाके चाइना पढ़ के आओ। दैट कंट्री
deserves to be at a place where it is today. First of all, high nationalism. Yes. वो सुनते नहीं है चाइना के खिलाफ. हमारे यहाँ हर जन इंडिया के खिलाफ बोलने को बैठा है, माइक लेके बैठा है, इंडिया ये, इंडिया वो, इंडिया ऐसा, इंडिया वैसा. तो मेरे को किसी ने ये बात बोली कि सर ऐसा है. मैंने देखो बड़ा सिंपल रूल है. You support the country you live in. Yes. Okay? और live in the country you support. Correct. सिंपल ऑप्शन है. या तो आप जिस कंट्री में हो उसको सपोर्ट करो, या जिस कंट्री को सपोर्ट करते हो उसमें जाके रह लो. क्यों परेशान हो रहे हो? चॉइसेस ग्लोबल हो गया ना आजकल दुनिया. जी. यहां रह के इस कंट्री को क्रिटिसाइज करते रहे, आई थिंक दैट्स नॉट द राइट थिंग. एंड दैट्स वेयर चाइनीज आर वेरी गुड. दे आर ऑलवेज चाइना फर्स्ट. उनके यहाँ भी प्रॉब्लम्स है, हमसे ज्यादा होंगी, पर दे विल नॉट लेट इट हैम्पर देयर नेशनलिज्म. तो ये हमारे को चाइनीज से सबसे पहले सीखना चाहिए. फॉर देन चाइना कम्स फर्स्ट. वो बंदे को इंग्लिश आती होगी ना, फिर भी वो इंग्लिश में नहीं बात करेगा, चाइनीज में करेगा, एक ट्रांसलेटर रखवाएगा. और ये मेरे साथ पर्सनली हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको. तो दिस इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, दे नो हाउ टू मैन्युफैक्चर द चीपेस्ट थिंग एंड दे नो हाउ टू मैन्युफैक्चर द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग. इट इज यू हु आर बाइंग द चीप स्टफ फ्रॉम देम. उनके पास सबके लिए माल है जी. उनके पास सस्ता माल भी है, उनके पास मीडियम माल भी है, महंगा माल भी है. हर चीज है उनके पास, हर चीज है उनके पास. तीसरा, उनके पास स्पीड है. आप किसी चाइनीज के साथ डील करो, आपको समझो घर बनाना है, आप बोलो कि मेरे को एक घर बनाना है, ये मेरा लेआउट है जी. आप भेजोगे 2 घंटे के अंदर पूरा लेआउट विद फर्नीचर सब कुछ बना के भेज देगा. बोलो ऑर्डर कब देना है. यहाँ आप किसी को भेजो और देखो क्या स्पीड मिलती है आपको. तो हमें अगर compete करना है ना ग्लोबली, तो वी हैव टू मैच चाइना, एंड वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम दैट. वी नीड टू वर्क ऑन दैट. फोर्थ थिंग विच आई लव अबाउट चाइना इज देयर फीमेल पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स. बाप रे, आप देखेंगे इतनी फीमेल्स हैं वहां पे वर्कफोर्स में. आप मॉल जाएंगे आपको सिर्फ फीमेल्स दिखेंगी, आप कंपनी के ऑफिसेज में जाएंगे आपको सिर्फ फीमेल्स दिखेंगी. बिकॉज फीमेल्स, एंड स्पेशली यू नो विच आर अ लिटिल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, they are not corrupt by mind. They want to work very hard. They take working very seriously and sincerely. If you see Foxconn factories which Yes. manufacture Apple iPhones, भरा हुआ है फीमेल वर्कफोर्स से. बांग्लादेश में भी अगर आप देखो, जब टाइम ठीक था तो वहां पे जितनी भी गारमेंट फैक्ट्रीज थी, they were full of females, and that's why they did so well. I think that one thing अगर इंडिया भी धीरे धीरे सीख जाए ना, फीमेल वर्कफोर्स को पार्टिसिपेट करा ले. एक मध्यवर्गीय कोई घर की लड़की, लेडी, कोई मैरिड लेडी, अब उनकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, और किसी में नहीं होती. इवन द मेल्स समटाइम्स एक्ट वेरी वियर्ड. वो दारू पी लेंगे, गलत कर लेंगे, करप्ट हो जाएंगे माइंडसेट से, बट फीमेल्स डोंट. सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन वेरी बिग विन फॉर दैट. तो मैं चाइना को कुछ भी कह लो, हम कहते हैं हम चाइना इज फार अहेड ऑफ अस. वी शुड अप्रिशिएट दैट एंड वी शुड लर्न फ्रॉम दैम. वो बहुत तेज हैं और बहुत आगे. करेक्ट. तो सीखना पड़ेगा उनसे. सर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स की बात करें, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, चाइना इज लाइक डूइंग गुड, बट अगर हम बाकी सब कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली एक रीजन रहा है कंट्रीज के अंदर क्राइसिस आने का या वॉर होने का. तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में इस तरीके की सिचुएशन आ सकती है? कभी नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती. आपके जो जेनजी यूथ और ये सब सड़क पर उतर जाए, नहीं, कभी नहीं आए, कभी नहीं आए. देखिए उसके बहुत सारे कारण हैं. उसका पहला कारण यह है कि वी हैव अ स्टेबल एनवायरनमेंट. यस. हमारा सबसे बड़ा रीजन, दूसरा कारण जो है, हमारी जो आर्मी है ना, वो आर्मी है. ये सारी बाकी कंट्रीज में ना आर्मी कू करने की कोशिश करती है हमेशा. द जनरल वांट्स टू बी द प्रेसिडेंट. हियर इट डजंट हैपन लाइक दैट. हियर आप जेनजी को इतना रिवोल्ट में नहीं डाल सकते, पॉसिबल ही नहीं. मेरे हिसाब से इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल कंट्री, दैट इवन आफ्टर हैविंग 7 times द पॉपुलेशन ऑफ आवर नेबर, जो हमेशा ही प्रॉब्लम में रहता है, द प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड ऑफ दिस एंटायर कॉन्टिनेंट, ऑफ एंटायर वर्ल्ड एक्चुअली, नॉट कॉन्टिनेंट, वो इसलिए है क्योंकि वहां पे लोगों को गद्दी चाहिए, वहां पे लोगों को सिर्फ पावर चाहिए. यहाँ पे अभी भी वी हैव सो मेनी गुड पीपल हु आर वर्किंग फॉर द कंट्री. आवर डिफेंस फोर्सेस वर्क फॉर द कंट्री. दे हैव नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स. उनको नहीं किसी को प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बनना. एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन आई फील वी आर अ वेरी स्टेबल कंट्री. एंड वी शुड नॉट इवन थिंक ऑन दीज लाइन्स कि ऐसा कुछ होगा. क्यों होना चाहिए भाई? अब अच्छा मुझे बता दो, ये करके फायदा कौन सी कंट्री को? चलो, क्या श्रीलंका को फायदा हुआ? नहीं हुआ. क्या बांग्लादेश को फायदा हुआ? नहीं हुआ. क्या पाकिस्तान को फायदा हुआ? नहीं हुआ.
तो जब ये करने के बाद भी फायदा नहीं हो रहा हम्म, तो करोगे। अच्छा, करने के बाद नुकसान हुआ है। सारी बड़ी फैक्ट्रीज बांग्लादेश से उठ के चली गई, जी, कहाँ गई? ताइवान ये मलेशिया चली गई, थाईलैंड चली गई, वियतनाम चली गई, इंडिया आ गई। जी, ठीक है, पाकिस्तान कोई जाना नहीं चाहता काम करने के लिए। ठीक है, और अभी नेपाल में भी थोड़ा ये हुआ, तो बट नेपाल इज अ वेरी स्मॉल कंट्री टू कंपेयर। एंड मैं क्यों अपने देश को पाकिस्तान से कंपेयर करूं, मैं क्यों अपने देश को बांग्लादेश से कंपेयर करूं यार? जी, मुझे चाइना बनना है। आई एम द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। I will talk about how to compete with Germany. correct. I will talk about how to compete with China. ये क्या बेकार थर्ड ग्रेड नेशंस। इतनी वेल्थ तो हमारे 2 बिलियनियर्स के पास है जितनी उनकी जीडीपी है। सर फाइनेंशियल रिसेशन हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाने वाला है, खुद को कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं? देखिए, फाइनेंशियल रिसेशन और ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। जी, मैं सारे इन्वेस्टर्स को एक बात कहता हूँ, वी कांट कंट्रोल व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड, वी ओनली हैव टू कंट्रोल व्हाट हाउ वी रिएक्ट टू इट। जी, तो जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहली चीज प्लानिंग में होनी चाहिए आपका इमरजेंसी फंड। अब फाइनेंशियल डाउनटर्न आएगा तो क्या होने वाला है बताइए मुझे? जॉब जा सकती है। करेक्ट। अब जॉब जाएगी तो आपकी इनकम खत्म हो गई। अगर आपके पास 6 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का रिजर्व है तो क्या आपको डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। इतना नहीं, इतना नहीं डरने की जरूरत है, क्योंकि 6 महीने इनफ होते हैं फिगर आउट करने के लिए मैं लाइफ में और क्या कर सकता हूँ। तो अगर आपका महीने का खर्चा 50,000 है और आपके पास 3 लाख 4 लाख रुपए की एक एफडी है जी, और आपकी जॉब चलेगी, आप मतलब किसी की भी जॉब चलेगी उस व्यक्ति की, तो प्रॉब्लम है ना, 4 लाख रुपए की एफडी। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि आप एफडी नहीं रखते, आप अपना इमरजेंसी फंड नहीं रखते, आप सारा पैसा उठा के इन्वेस्ट कर देते हैं। अब जब रिसेशन आता है तो 2 तरफा मार पड़ती है, जॉब भी जाती है और मार्केट्स भी नीचे होती है। फिर आपने जो 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए डाले होते हैं उनकी भी वैल्यू 5 लाख हो चुकी होती है, तो आपका मन ही नहीं करता उसको निकालने का कि अरे यार 5 लाख, मतलब 5 लाख रुपए का नुकसान बुक करना पड़ जाएगा। सो ये सब स्ट्रेस ना लेते हुए सबसे पहली चीज कीजिए कि आप जो है अपने एक एफडी बनाइए जो आपके खर्चों का 6 से 7 महीने का खर्चों का एक एफडी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। लोगों को लगता है फाइनेंशियल फ्रीडम तब आएगी जब मेरे पास 5 करोड़ होंगे, 10 करोड़ होंगे, 20 करोड़ होंगे। ऐसा नहीं। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम इज हैविंग अ इमरजेंसी फंड। आप अपने बॉस को ना बोल सकते हैं, कोई काम पसंद नहीं आ रहा ना बोल सकते हैं, और बॉस ने आपको ना बोला तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए निकल के आ सकते हैं। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल ओनली इफ यू हैव एन इमरजेंसी फंड। सो रिसेशन आए नहीं आए आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग व्हाट हैपेंस इज आफ्टर दैट व्हेन यू डू इन्वेस्टमेंट्स, योर इन्वेस्टमेंट्स हैव टू बी गोल ओरिएंटेड एंड टाइम ओरिएंटेड। आपका गोल क्या है, आपका टाइम क्या है? अगर आपका गोल 20 साल का है तो क्या ये रिसेशन 20 साल रहेगी? नहीं रहेगी। 1 साल रह सकती है, 2 साल रह सकती है, 3 साल रह लेगी, 20 साल तो नहीं रहने वाली। नहीं, तो क्यों चिंता कर रहे हो? और अगर आपका गोल ही 3 साल का था तो आप मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स में आओ मत, आप बॉन्ड्स ले लो, एफडी ले लो, ये सब कर लो। तो अगर रिसेशन आ गया तो बॉन्ड एफडी के रेट तो कम होंगे नहीं, वो तो आपको फिर भी 6-7-8% देते रहेंगे। ऑल ऑफ दिस इज सो ब्यूटिफुल एंड सो लॉजिकल कि आपको एक्चुअली ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं होती। वरी क्या होती है? जब आप उधार लेके निवेश करना चालू कर देते और मार्केट 10% गिर जाए, 20% गिर जाए। मार्केट का काम है गिरना, आपका काम है उस पर राइट तरीके से रिएक्ट करना। अब लोग जब मार्केट गिरती है तो क्या करते हैं? बाय बाय कर देते हैं जी। हम जब मार्केट गिरती है हम खरीदते हैं, बस इतना ही फर्क है। एवरी डे आई बाय, एवरी डे मैं कुछ ना कुछ खरीदता हूं, जो चीज गिरी होती है उसको खरीद लेता हूं। अब जब आप इस तरीके का डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स अच्छे आ जाते हैं। सर अर्बन सोसाइटी की बात करें तो लोगों के पास भले ही कम पैसे हों लेकिन उनको चलाना आता है, कहीं ना कहीं से वो उससे और अर्निंग कर लेते हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन वहीं हम रूरल एरियाज़ की बात करें, अगर वहाँ पे कोई है अनएजुकेटेड है या नहीं है ज़्यादा, लेकिन उसके पास इतने पैसे हैं कि वो उसका कुछ कर सकता है, तो वो नॉलेज कहाँ से गेन करे? किताबें पढ़ लीजिए, आप किताबें पढ़ लीजिए कि बहुत सारी बुक्स हैं, साइकोलॉजी ऑफ मनी है, जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग है, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसमें पैसों के बारे में बात करी हुई है। आई विल टीच यू हाउ टू बी रिच है, मोनिका हैलन मैम की एक बहुत अच्छी बुक है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बहुत अच्छी बुक है वो भी। तो यू रीड दोज बुक्स, आप उनको रीड कीजिए, आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में समझ आ जाएगा। हम मरते कहाँ हैं? हमें मनी मैनेजमेंट का इशू नहीं है, हमारा इशू है ग्रीड का। हम लालची हैं, एज ह्यूमंस हम लालची। हम चाहते हैं हमारा जो 20 लाख रुपए हमारे पास पड़ा है, 10 लाख पड़ा है, वो ओवरनाइट डबल हो जाए। तूने बताया नहीं यार चांदी इतने बढ़ने वाली थी, अरे मुझे कहाँ पता था चांदी इतनी बढ़ने वाली थी?
सर आपने बताया नहीं गोल्ड इतना भागने वाला था, सर आपने बताया नहीं स्मॉल कैप इतना गिरने वाला था। मुझे नहीं पता है, पर मैं क्या करूंगा, जब वो गिरेगा तो खरीद लूंगा। अब मैं लकी नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन हूं। दैट्स दी ओनली, लक ओनली कम्स बाय डिसिप्लिन। तो आप एज एन इन्वेस्टर पहले सीखो कि निवेश करते कैसे हैं। जी। अब लोग कहेंगे 2 साल बाद पैसा चाहिए, एक काम करता हूं मैं जमीन ले लेता हूं, थोड़ी देर के लिए जमीन में पैसा डालता हूं, मेरे को 2 साल बाद मेरी बेटी की शादी करनी है, तो 2 साल में जमीन में डाल देता हूं। 2 साल बाद जमीन ही नहीं बिकती, फिर क्या करोगे? 2 साल बाद रिसेशन आ गई, जमीन नहीं बिक रही, क्या करोगे? अब 2 साल बाद आपको पैसा चाहिए तो आपको जमीन में क्यों डालना था भाई? जी। आप एफडी में रख लेते हैं। पर नहीं जी, हमारे को तो पैसे डबल करने थे। तो ग्रीड जो है वो सबसे बड़ा कारण है रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग का। ग्रीड, फोमो। यस। अरे सिल्वर भाग गया भाग गया भाग गया, पता ही नहीं चला यार, भाग गया, तूने बताया नहीं। किसी को नहीं पता होता। नोबडी इन दिस वर्ल्ड नोज विच एसेट क्लास कैन गो। जब गोल्ड 60,000 था, लोग कहते थे गोल्ड 25,000 आ जाएगा। याद होगा आपको, ये स्टेटमेंट आते थे जी। जब गोल्ड 1 लाख हुआ तो लोगों ने कहा गोल्ड 50,000 आ जाएगा। जब गोल्ड 1.25 लाख हुआ तो बोला यार 1 लाख के नीचे आ जाएगा। आज गोल्ड 1.5 लाख चला गया, अब कहेंगे कि नहीं अब 2 लाख के ऊपर चला जाएगा, और अब गोल्ड किसी भी दिन पलटी मार सकता है। सो आप नहीं प्रिडिक्ट करो, हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है। वी कांट प्रिडिक्ट द वर्ल्ड, एस्ट्रोलॉजर्स आल्सो कांट प्रिडिक्ट द वर्ल्ड कि नहीं कुछ क्या होगा क्या नहीं होगा। ब्रॉड सेंस आपको दे सकते हैं लॉजिकली, बट एग्जैक्ट प्रिडिक्शन तो कोई भी नहीं दे सकता, वो राइट सिर्फ ऊपर वाले के पास है। सर लोगों को कुछ भी खरीदना होता है ना, सो इधर दे गो फॉर लोन, ईएमआई। तो आपको क्या लगता है कि अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए शुड वी ऑप्ट फॉर लोन, और जो हमारे पास पैसे हैं हम उससे भी खरीद सकते हैं? देखिए 2 तरह के डेट होते हैं जी। एक होता है गुड डेट, एक होता है बैड डेट। गुड डेट होता है जब आप उधार लेके कुछ क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने घर बनाया तो आई वुड कॉल इट अ गुड डेट कि एटलीस्ट आपने एक अप्रिशिएबल एसेट में पैसा डाल दिया। जी। और आपने एक स्टार्टअप चालू किया, उसके लिए किसी से उधार लिया, तो आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कल को स्टार्टअप में अच्छा रेवेन्यू आएगा, अच्छा प्रॉफिट आएगा, तो आप अच्छा कर सकते हो। एक होता है बैड डेट। बैड डेट होता है जब आप लोन लेके कंज्यूम करते हैं। जी। आपने आईफोन ले लिया, आपने गाड़ी ले ली, आपने ट्रैवल पे चले गए। नाउ इज दिस गुड और बैड? शुड वी टेक बैड डेट? आई थिंक वी कैन इफ इट इज रिस्ट्रिक्शन। इट्स लाइक अल्कोहल, अगर आपको पीनी है तो आपको ऑब्वियसली कंट्रोल लेवल पे पियो, वैसे तो नहीं पीनी चाहिए, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि लोग है कि वो पूरा नहीं भी आज तो पूरी बाटली खाली करेंगे रात को हम, दैट्स नॉट द राइट वे। हाँ ठीक है, अगर आपको हफ्ते भर में एक पीना है वो सब फिर भी समझ आता है लोगों को, सो योर बॉडी कैन टेक इट, बट इट्स बैड। तो बैड चीजें करनी है तो उसको रिस्ट्रिक्शन में करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि लोग बैड चीजें अनरिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं। किसी की सैलरी कॉल सेंटर एजेंट की मैं देखता हूँ 25-30 हजार रुपए, उसके आईफोन की ईएमआई 20,000 और उससे पूछो तू काम क्यों कर रहा है? बोला सर आईफोन खरीदना था। तो आईफोन के लिए काम कर रहा था तो इसलिए तो एप्पल का शेयर भाग रहा है। वो आईफोन खरीद रहा है, मैं एप्पल का शेयर खरीद रहा हूं। सिंपल है। तो वो करेगा जब तक ये पागलपन, तब तक मेरे शेयर के प्राइस बढ़ते हैं, तो मैं खुश हूं। ठीक है, ऐसे थोड़े और पागल मिलेंगे तो मेरा काम चलता रहेगा। Sir, what's the biggest financial challenge that you are seeing coming in future? FOMO, fear of missing out. See, people, Khushi, till now, everyone thinks external issues are the issues. External issues are never the issues because they are not in your control. Yes. ट्रम्प क्या करेगा आज रात को तुम्हें पता है क्या? कल वो आज बोला मैं वेनेजुएला का प्रेसिडेंट उठा लिया, प्रेसिडेंट, सिटिंग प्रेसिडेंट को उठा लिया उसने। तुम्हें पता, किसी ने सोचा था जिंदगी में ये काम हो सकता है? ठीक है, nobody could have predicted. Now he's saying मेरे को ग्रीनलैंड चाहिए, अब वो कहता है मेरे को कोलंबिया चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को कनाडा भी चाहिए। अब एक पागल आ गया, अब आप क्या कर सकते हो उसमें? आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो। एंड विच आई टोल्ड यू, यू शुड हैव अ इमरजेंसी फंड, यू शुड हैव इंश्योरेंसेज, हेल्थ इंश्योरेंसेज, यू शुड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इफ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ। बस प्रॉब्लम क्या है, लोगों को लगता है कि मैं मार्केट्स को कंट्रोल करता हूं, मैं रोज देखूं आज गोल्ड कितना हो गया, आज सिल्वर कितना हो गया, आज मिड कैप कितना हो गया, स्मॉल कैप, दिस आर नॉट इन योर कंट्रोल। तो उसको लेके स्ट्रेस क्या करना? थिंग्स व्हिच आर इन योर कंट्रोल, टेक एक्शन ऑन दैट। Which ideology do you support? Capitalism, communism, or the one which India has, mixed economy? सी, बिना कैपिटलिज्म के देश चल ही नहीं सकता। हमने इनफ एंड मोर एग्जांपल्स देख लिए। ठीक है, जी। यू लुक एट वेनेजुएला, व्हाट वाज इट? आप सोशलिज्म से कैसे, अच्छा आप और मैं क्लास में हैं, आपको 90 मार्क्स आए 100 में से, मेरे को 30 आए, टीचर ने बोला 90 + 30 120, इसके भी 60 कर दो, इसके भी 60 कर दो। डू यू हैव एनी इंसेंटिव टू वर्क नाउ? No. डू आई हैव एनी इंसेंटिव टू वर्क नाउ? Maybe. नो भाई, मेरे को पता है यार बाकियों का भी मेरे को ही मिलने वाला है। वापस देखो, आपके पास तो इंसेंटिव बचा ही नहीं, हाँ, आपने यार इतनी मेहनत करी और 30 मार्क ये गधे को दे दिए।
मैं सोच रहा हूँ वाह यार, बिना मेहनत करे मेरे को 30 मार्क मिल गए। तो ना आप मेहनत करोगे ना मैं मेहनत करूंगा। दिस इज सोशलिज्म। सो आई सपोर्ट मेरिटोक्रेसी। हाँ, बट विद दैट इंडिया हैज अ डिफरेंट ट्रैजेक्टरी। यस। तो इंडिया में ऐसा बहुत बड़ा सेक्ट है जिसको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। आपको उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है ताकि वो अपने लिए एक बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सके। कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो गलत बात है। दैट इज नॉट राइट। A country which is capitalist should have equal opportunities also. I think US is a very good, fine example of that. People get equal opportunities. Yes. ठीक है? China is a very good mix of capitalism and communism. Yes. Very good mix of capitalism and communism. If you look at UAE and Gulf, it's pure capitalism with autocracy. Yes. But again, equal opportunity. अगर आप UAE चाहते हो, everybody has equal opportunity. You come there, you have 1 dirham in your pocket, you can go to billion dirham. इट डजेंट मैटर कास्ट, क्रीड, सेक्स, कलर, कुछ मैटर नहीं करता आपका, आप बना सकते हो। आई फेवर कंट्रीज विच गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड आई थिंक इंडिया में थोड़ा सा इक्वल अपॉर्चुनिटीज का इशू है। अगर वो ठीक हो जाए तो हमारे यहाँ तो टैलेंट देखो यार, छोटे गांव से बच्चे पढ़ पढ़ के कहाँ पहुंच जाते हैं जी। बेचारा वो सुंदर पिचाई के पास जाने के पैसे नहीं थे जी, ठीक है, और वो आज गूगल के सीईओ बने हुए हैं, हजारों करोड़ों की तनख्वाह कमाते हैं साल की। So if you look at India's talent is amazing. We should just get equal opportunities and I'm definitely sure कि वो, और पिछले 5-7 सालों में ये हुआ है। इंटरनेट रेवोल्यूशन जब से आया है तब से काफी बड़ा चेंज दिखा है, मुझे भी दिखा है पर्सनली। एंड दूसरा एक माइंडसेट का इशू है। जब तक हम जॉब मांगने वाले रह जाएंगे ना, वही नौकरी, मतलब वो जो दिमाग में छोड़ गए ना अंग्रेज हमारे कि आप नौकर हो, जब तक वो माइंडसेट तोड़ेंगे नहीं हम, तब तक एक और ये बहुत बड़ा, चाहे इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएगी, अगर आपका माइंडसेट ही नहीं है तो फिर आप क्या करोगे। सो आई सपोर्ट कैपिटलिज्म विद इक्वल अपॉर्चुनिटी। करेक्ट सर। रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, बहुत सारा रिस्क है, आप कहीं पे भी जाओ, इवन फाइनेंस में भी बहुत सारा रिस्क है। सो हाउ डू यू मैनेज योरसेल्फ? और चलो हो भी गया तो खुद के ऊपर मेंटल हेल्थ जो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस से कैसे बचें और ओवरकम कैसे करें? अगेन, द ओनली रीजन फॉर स्ट्रेस is trying to do things which are not in your control जी, and not acting on things which are in your control. स्ट्रेस का और कोई कारण ही नहीं होता। आपको स्ट्रेस क्यों हो रहा है? इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, है ना, इसकी हिम्मत कैसे मुझे ऐसे बोलने की, पूरा दिन आप परेशान हो यार, वो बोल के चला गया, उसका मुंह था, आप क्या कर सकते थे। बट व्हाट यू कुड हैव डन इज फॉरगेट इट, आगे बढ़ो, अपने काम में एंगेज करो। तो आई थिंक स्ट्रेस ओनली इमर्जेस फ्रॉम द फैक्ट व्हेन यू वांट टू कंट्रोल थिंग्स व्हिच आर नॉट इन योर कंट्रोल। एंड सो इज विद फाइनेंस एंड मार्केट्स। आप मार्केट्स में किसी चीज को नहीं कंट्रोल कर सकते, और क्यों? जब आप किसी चीज को कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो उस पर क्या सोचना। और जिस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो, आप पूछो अपने आप से, आपने क्या एक्शन लिया उस पर जी। तो अगर आपका एक्शन आप नहीं कंट्रोल कर रहे हो जो आप कंट्रोल कर सकते हो, और दूसरे का एक्शन कंट्रोल करना चाहते हो जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप हमेशा ही स्ट्रेस और दुखी रहोगे जिंदगी। बस इसको रिवर्स कर दोगे तो लाइफ मजेदार हो जाएगी। सर बिफोर वी रैप अप, कुछ एक ऐसा आइडिया दे दीजिए कि जो मिडिल क्लास है, जिनकी इनकम 30 से 50 हज़ार के बीच में लाई करती है, वो अपना घर का खर्चा भी निकाल ले और अमीर बनने का ख्वाब जैसा कि सबका होता है वो भी अचीव कर ले। तो व्हाट्स योर एडवाइस ऑन दैट? देखिए, तनख्वाह कितनी भी कम हो ज्यादा हो जी, आपको सेविंग्स की हैबिट डालनी पड़ेगी। मैंने बहुत अमीर लोग भी देखे जो सेविंग नहीं कर पाते, और नॉर्मल मिडिल क्लास भी देखे जो बहुत अच्छी सेविंग कर पाते। इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट। नेवर से आई विल सेव एंड इन्वेस्ट व्हेन आई विल बिकम रिच जी। अगर आपने ये स्टेटमेंट दे दी तो आप रिच तो कभी बन ही नहीं सकते। आप जब 50,000 कमाओगे तो भी दुखी रहोगे, 1 लाख कमाओगे तो भी दुखी रहोगे। मेक इट अ हैबिट फ्रॉम डे 1 कि आपको इन्वेस्ट करना। और इसके लिए अगर आपकी इनकम 50,000 है महीने की, तो आप ये मान के चलो मेरी 50 नहीं है 45 है। आपके बॉस ने 10% आपका पे कट कर दिया, ओके आप अपने बॉस के पास गए, बॉस ने आपको बुलाया, बोला रे कल से तेरी सैलरी 45,000। तो ये आप अपने आप को बोल दो कि मेरा पे कट हो गया, मेरे बॉस ने मेरे 10% काट लिए, तो 5,000 रुपये मेरे कट गए जी। अब मेरी सैलरी कितनी है? 45,000। तो जो 5,000 मैं नहीं अपनी सैलरी मान रहा, उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके भूल जाओ। ओके जब तक आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके नहीं भूलोगे, आप वेल्थ को कंपाउंड करने का टाइम नहीं दे रहे। मैं इसकी एक बहुत अच्छी एनालॉजी देता हूँ आपको। अल्कोहल, खासकर विस्की, पता है कैसे बनती है? नहीं। तो वो जो उसका
राइस ग्रेन्स होते हैं उससे, फ्रेगमेंटेशन हाँ, से बनता है। और उसके बाद फर्मेंटेशन होती है उसकी। जब वो फर्मेंटेशन से बाहर निकलती है ना, तो वो बहुत गंदा टेस्ट होता है उसका, और जिसे हमारे यहाँ देसी भाषा में देसी ठर्रा ये सब बोलते हैं। तो अगर आप उसकी छोटी बॉटल लेने जाओ ना, तो वो आपको पड़ेगी 30-50 रुपए के आसपास, 50-60 रुपए के आसपास। फिर उसी को अगर उस टाइम ना बेचा जाए और उसको एक ओक कास्क में डाल दिया जाए और छोड़ दिया जाए 12 साल के लिए, जी। वही चीज शिवाज रीगल 12 इयर्स बनती है, जिसकी वैल्यू होती है 3 से 4 हजार। And the older the wine, the more expensive it is. एब्सोल्युटली, दैट्स कंपाउंडिंग। Yes. अब 12 साल वाली जब 6 साल और रुक जाती है, 18 साल की हो जाती है, तो वो 3,000 से जो उसका प्राइस है वो 8 से 10,000 हो जाता है। जबकि पहले 12 साल में 3,000 हुआ था, अगले 6 साल में 10,000 हो गया, 7,000 और बढ़ गया। और जब वो 18 इयर्स वाली 25 इयर्स की हो जाती है, जी। तो उसकी वैल्यू हो जाती है 30 से 40,000। सो द वे फर्मेंट एंड, अच्छा आप मुझे बताओ कि क्या इस दौरान आप कास्ट को उठाते हो, हिलाते हो जोर जोर से? नहीं, तू जल्दी हो जा, तू जल्दी हो जा, नहीं करते ना, अपन पड़ा रहने देते हैं उसको। जितना वो पड़ी रहेगी उतनी वो कंपाउंड करती है, उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती है। सेम इज विद इन्वेस्टमेंट्स। आप प्लीज ये मत सोचो अगर आपने पहले दिन ही पी लिया तो वो ठर रहा है, आपने 12 साल वेट किया तो वो 12 ईयर है, 18 इयर्स वेट किया तो वो 18 इयर्स है, 25 इयर्स वेट किया तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको समय के साथ ही मिलता है। और कंपाउंडिंग एक्चुअली इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर कोई समझ जाए ना इस बात को कि कंपाउंडिंग क्या मैजिक कर सकता है, तो वो जिंदगी भर इन्वेस्ट ही करता रहेगा, कुछ और करेगा नहीं। सो 50,000 वाले के लिए रूल नंबर 1 है, और एनीवन इन दिस वर्ल्ड, इफ यू वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, फॉरगेट यू आर मेकिंग 10% ऑफ योर सैलरी। वो भूल जाओ, आपके बॉस ने पे कट दे दिया। अगर आप इस माइंडसेट से जाओगे तो आपको 45,000 में भी आपकी कॉस्ट मैनेज हो जाएगी, और अगर इस माइंडसेट से नहीं जाओगे तो 50,000 में भी नहीं होगी, क्योंकि मन आ जाएगा आज रात को स्विगी करना है ना, चलो कल कैब से चले जाएंगे यार, अब मन नहीं कर रहा उठ के मेट्रो स्टेशन तक जाने का। पर यही वो 5,000 नहीं होंगे तो 2 स्विगी के ऑर्डर भी बच जाएंगे, आपकी हेल्थ खराब होने से बचेगी, 4 बार आप मेट्रो से जाओगे, चल लोगे, ऊपर स्टेयरकेस चल लोगे। So many benefits you will get just by saving that 10%. So I think that's the first approach you should maintain. Conclude करते हुए, do you consider FD as an important aspect in money making and investing? See, FD has its use, and the biggest use of FD is an emergency fund. कि आपका इमरजेंसी फंड एफडी में होना चाहिए, बिकॉज इमरजेंसी का मतलब ही इमरजेंसी है। Yes. अब रात को इमरजेंसी आ गई और आपने म्यूचुअल फंड में पैसा रखा हो तो आप निकाल ही नहीं सकते, ठीक है? तो एफडी हैज अ पर्पस ऑफ इमरजेंसी। But it is also at your own risk. देखिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में रिस्क है। एफडी में भी 5 लाख रुपए तक ही आरबीआई सिक्योर कर रहा है आपको। मेरे क्लाइंट है, वो एक दिन बोले मेरे को एफडी करनी है, और वो भी सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करनी है। मतलब उनको और कोई बैंक पे भरोसा ही नहीं है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, कोई भी और बैंक पे उनको भरोसा नहीं। मतलब नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही एफडी करूंगा, चाहे 1% कम मिले, मेरा पैसा सेफ है। और इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज एक पैन कार्ड वाला मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में 5-5 लाख की सेफ्टी रख सकता है। तो इफ यू हैव 20 लाख रुपीस एंड यू वांट टू बी सुपर सेफ, पुट इट इन 4 बैंक्स। Got it. कोई भी 4 बैंक में डालो। इंडिया में तो 25-30 बैंक है, आराम से डालो। मतलब 25-30 बैंक है तो आप तो आराम से 1.5 करोड़ रुपए तक एफडी बनाओगे तो भी आपका वो एफडी खराब नहीं होगा कभी, राइट? सो आपको क्या करना है, जब भी आप एफडी बना रहे हो तो 5 लाख रुपए तक की एफडी एक बैंक में बना लो, अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो जी। और बाकी को दूसरे बैंक्स में डाल दो, एक एक करके। कंक्लूड करते हुए, एक ऐसा मैसेज जो आप यूथ को देना चाहते हैं ताकि वो इन फ्यूचर रिच बन सके। देखिए, रिच तो मेरे को नहीं पता, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी रिच बनने के लिए, बट वेल्दी आप बन सकते हो। और वेल्दी और रिच में एक ही फर्क होता है कि वेल्दी के पास टाइम होता है, रिच के पास पैसा होता है। जी। तो यू शुड नॉट एनवी द रिच, यू शुड ऑलवेज एनवी द फ्री। जो आदमी फ्री हो चुका है ना, उससे ईर्ष्या करनी चाहिए, क्योंकि समय जो है वो सबसे मूल्यवान चीज है, पैसा मूल्यवान नहीं है। जी। क्योंकि पैसा तो कितना भी आ सकता है, जा सकता है, समय उतना ही रिस्ट्रिक्टेड रहता है सबके पास। अगर आप किसी भी बिलियनर के पास जाओगे ना, आप तो बहुत यंग है अभी, तो वो आपको बोलेगा मेरे साथ एक ट्रेड करो, आप मेरे से ये $1 बिलियन पकड़ो और मुझे अपनी एज दे दो। ये वो ट्रेड मांगेगा आपसे। कोई भी अच्छे बिलियनर के पास आप जाओगे, बोलोगे मेरे साथ अगर एक सौदा करना है आपको तो क्या करोगे, तो वो हर बिलियनर आपको एक ही चीज बोलेगा, मुझसे $1 बिलियन पकड़ो, मैडम मुझे अपनी एज दो। सो जस्ट इमेजिन दैट्स हाउ वैल्यूएबल टाइम इज। और आप अपने टाइम के साथ क्या कर रहे हो, आप ही देख रहे हो। सो यू डू योर सेल्फ ऑडिट एंड सी व्हाट यू आर डूइंग विद योर टाइम। अमेजिंग। मुझे लगता है कि हमारी इस कॉन्वर्सेशन से काफ़ी मैसेज मिलने वाला है, यूथ को ही नहीं बल्कि हर एक जनरेशन को, बिकॉज
हर किसी को पैसा कमाना है और हर किसी को पैसा बचाना भी है. तो आई बिलीव द इंसाइट्स दैट यू शेयर्ड आर अमेजिंग एंड Thank you. impactful. Thank Thank you you so so much for your insightful conversations with us, and we hope to see you more and more in your videos, in podcasts. And Thank you so much. Thank you, Khushi. that's it for today. Keep watching Yug Charan for more insightful conversations like this. This is your host, Khushi Awasthi, signing off.